हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल NTNet क्लासेस में। और यहाँ पर मैं आपको बीएड की सेकंड सेम के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर हम टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स की यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरा प्लेलिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम अप्रॉक्स 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो आपको इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करना होगा। क्योंकि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, आप किसी भी टॉपिक्स को लेकर क्लियर नहीं होते, तो वो क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी MCQ बेस है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो अच्छा होगा कि आप उसे अच्छे से क्लियर कर लें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 31। शिक्षक एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि त्रिध्रुवीय और द्विध्रुवीय दोनों ही किसने बोला है? ये बोला है एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं। तो देखिए, ब्लूम ने कहा है कि शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है, किस प्रकार का? ठीक है, शिक्षक क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टीचर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं होता, मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। ओपनली वो कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट से। ठीक है, तो वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, वो आश्रित चर होते हैं। वो किस पर आश्रित होते हैं? वो टीचर पर। जैसा टीचर बताएगा, जैसे स्टडी करना है, जैसा वो टीचर गाइड करेगा, वैसा ही स्टूडेंट को करना होता है। तो वो डिपेंड होते हैं टोटली टीचर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट कौन हो गया? आश्रित चर हो गए। और जो टीचर्स होते हैं वो स्वतंत्र चर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आप शॉर्ट्स नोट्स बना लिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है ये, तो आप इसके शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए और समझते चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टीचिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है ये। अगला है, शिक्षण में पाठ्यक्रम, वस्तु तथा विधियाँ चर हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी विषय वस्तु होती हैं, पाठ्य वस्तु होती हैं, एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं हम, जो हमारे पाठ्य स्टडी में काम आते हैं, जिसका प्रयोग जो है टीचरों के द्वारा किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए, तो वो क्या होते हैं? वो आपके हस्तक्षेप चर होते हैं। तो इस अनुसार ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में हित प्रमुख होता है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रक्रिया में हित प्रमुख होता है विद्यार्थियों का, छात्रों का। ठीक है, अगला है, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। शासन शिक्षण व्यवस्था में राज्य का हित प्रमुख है। ठीक है, और प्रजातंत्र में छात्र का। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं होती हैं, शिक्षक की योग्यताएं, शिक्षण की कुशलता, शिक्षण की उपलब्धियां और उपयुक्त सभी। तो ये सभी ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहा है। ये कहा है गेट्स ने। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए गेट्स को, कि गेट में कौन एंटर करेगा? वही करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसने प्रशिक्षण लिया है। ठीक है, लर्निंग के लिए आप इस तरीके से निमोनिक्स बना सकते हैं। अगला, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कहा है स्किनर ने। ठीक है, उत्तरोत्तर कौन करेगा? स्कैन करेगा स्किनर। उत्तरों को कौन कौन करेगा? स्किनर। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? मानसिक प्रोसेस होती है। ठीक है, इस अनुसार ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम है
लर्निंग क्या है? कला है, विज्ञान है, आ और वह दोनों। तो आ और वह दोनों है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो देखिए लर्निंग क्या है, एक इजी वे भी होती है और एक कॉन्सेप्चुअल वे में थोड़ी जटिल भी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों ही अधिगम की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो इस अनुसार सी होगा। तो बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अधिगम है अदा और प्रदा, यानी अधिगम लर्निंग क्या होती है? आदान करना और प्रदान करना, दोनों ही होता है। बिना आदान प्रदान के आप अधिगम नहीं कर सकते, सिर्फ आप लिए जाएं और देना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों ही आएंगे, आ और वह दोनों, ठीक है। अब है अधिगम का प्रकार है, ठीक है। अब लर्निंग का किस प्रकार होता है? देखिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिव। तो अधिगम का जो है दोनों तरीके का प्रकार होता है, दोनों बेस पर ये होता है। तो आ और वह दोनों, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जब तक बच्चा सीखता नहीं है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा? ठीक है, ये किसने कहा है कि जब तक बच्चा सीखता नहीं है, जब शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। तो ये कह रहे हैं किलपैट्रिक्स बोल का कहना है ऐसा। तो किलपैट्रिक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो बेचने और खरीदने में होता है, खरीदने में है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि शिक्षण और अधिगम में जो रिलेशन है वो इस प्रकार है जैसे खरीदने और बेचने में होता है। तो ये बात किसने बोली है? ये भी किलपैट्रिक ने बोली है, ठीक है। अगला देखिए, अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है। अधिगम में सहायक जो बाहर का होता है, बाहर का क्या क्या है वो देखिए। अधिगम में लर्निंग में शिक्षण होता है, प्रशिक्षण भी होता है और अनुदेशन भी होता है। तो यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो डी आंसर है वो राइट होगा। शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? देखिए अधिगम जो है 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से मिलकर बना है, 1 2 3 4। अधिगम इस तरीके से याद कर लीजिए इसे। इसको संबंधित कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। और आपने शिक्षण में पढ़ा होगा, पिछले हमने वीडियो में पढ़ा है कि उसमें 3 होते हैं। तो थोड़ा सा आपको निमोनिक्स बनाने होंगे तभी आप याद कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं कौन कौन से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी MCQs करने हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगला देखिए, स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? लेवल की दृष्टि से तो देखिए लेवल की अगर हम बात करें कि किस तरीके के लेवल होते हैं, टीचिंग लेवल की बात करें तो टीचिंग लेवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनके नाम मैं आपको इसमें आगे बता देती हूँ। तो अभी देखिए इसमें जो आंसर होगा 3 होगा। अगला देखिए, शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। देखो विचारहीनता किस स्तर में पाई जाती है? तो देखिए यही है शिक्षण के तीनों स्तर, स्मृति, बोध एंड चिंतन, ठीक है। मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, और ये यहाँ पर इसका मैं नाम भूल रही हूँ इंग्लिश में। तो ये स्मृति, बोध और चिंतन जो होते हैं, ये तीनों ही शिक्षण के स्तर है, टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसमें पूछ रहे हैं कि विचारहीनता किस में पाई जाती है। तो विचारहीनता किस में पाई जाती है? वो विचार स्मृति में पाई जाती है, ठीक है, विचारहीनता। अगला है, स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध होता है। जैसा नाम है स्मृति वैसा ही इसका संबंध है स्मरण से, ठीक है, स्मरण किया जाता है इसमें। अगला है, चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार होता है। तो यहाँ पर जो चिंतन होता है, रिफ्लेक्शन, राइट, रिफ्लेक्शन। तो चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार होता है बोध और स्मृति दोनों से, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बौद्ध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। आधारशिला, जब तक आपको स्मरण नहीं होगा कोई भी चीज़, स्मृति बेस अगर आपका तैयार है, जब तक जैसे कि बच्चे होते हैं उनका अगर बेस तैयार होता है तभी वो आगे का कर पाते हैं। अदरवाइज़ आप उनको कितना भी रटा लीजिए वो अच्छे से कवर अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आधारशिला की बात करिए बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए,
तो जो बौद्ध स्तर होता है उसका जो आधारशिला होता है वो स्मृति के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है। ठीक है, तो ये बौद्धिक होता है, बौद्ध। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है। सर्वोच्च सार देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है, चिंतन में। सर्वोच्च सार चिंतन में। ठीक है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम का संबंध किससे होता है, किस टीचिंग लेवल से होता है, वो होता है स्मृति से। ठीक है, दूसरा लेवल जो होता है स्मृति, उससे होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, सॉरी फर्स्ट है स्मृति, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है चिंतन। तो फर्स्ट वाला श्रृंखला अधिगम कहाँ होता है, श्रृंखला हम जो लर्निंग कराते हैं बच्चों को वो स्मृति लेवल में होती है। अगला देखिए स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो टीचिंग लेवल है फर्स्ट, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, ये जिसी नेट की तैयारी, तो वहाँ भी आपको टीचिंग्स लेवल पढ़ने होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है, यहाँ पर यूनिट दे रखी है वो उसका अपना अलग ही है। ठीक है, तो उनके अनुसार भी वहाँ पर आप पढ़ते हैं। तो स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। अगला देखिए स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है। देखिए जो स्मृति स्तर होता है उसमें क्या उद्देश्य होता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, जो भी है उसका पहले ज्ञान प्रदान करना, प्रत्यय स्मरण कराना उसको, और उसके बाद उसको पहचान कराना। इस अनुसार ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सभी इसके राइट होंगे। अगला देखिए स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है, ये दिया जाता है SR अनुक्रिया पर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, SR अनुक्रिया पर। अगला देखिए मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है। देखिए मॉरिसन, अभी जो मॉरिसन है, मॉरिसन ने किस टीचिंग लेवल का प्रतिपादन किया है, इन्होंने बौद्ध का किया है। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्मृति का किसने किया था, वो हर्बर्ट ने किया था। मॉरिसन ने किया है बौद्ध का। ठीक है, तो मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है, ये बौद्ध से संबंधित है। फिर है बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन को कहा जाता है, बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन को कहा जाता है मॉरिसन का प्रतिपादन। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। तो देखिए जिस प्रकार से फर्स्ट आपका स्मृति हो गया, स्मृति जिसमें बच्चों को स्मरण कराया जाता है, चीज़ों को याद कराया जाता है। बौद्ध स्तर में बौद्धिक रूप से बच्चा अपने माइंड का इस्तेमाल करके करता है, क्वेश्चनों को पैराग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं 8th क्लास से ऊपर, 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, उनका जो रहता है उनका चिंतन स्तर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें डिवाइड किए गए हैं टीचिंग्स लेवल को। तो ये होता है स्मृति स्तर। तो देखिए इन दोनों के बाद ही अगर बच्चों को इनका अच्छे से ज्ञान है तो ही वो थर्ड वाला कर पाते हैं। तो इसकी पूर्व आवश्यकता होती है, स्मृति स्तर का ज्ञान होना भी ज़रूरी है और बौद्ध स्तर का ज्ञान भी होना बच्चे के लिए ज़रूरी है, तभी वो चिंतन स्तर का कर पाता है, आ और बा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बल को माना। स्किनर, अब देखिए उत्तरोत्तर का कहा गया था स्किनर को, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो उसको उन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या अधिगम के पुनर्बलन को क्या बनाया, मूल घटक माना है। तो ऑप्शन बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया है। अब यहाँ पर आप करेक्ट मुझे आंसर बताइए। शिक्षण के चिंतन स्तर का, आपको यहाँ
पर बताना है शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए मार्क कर देती हूँ 65 वाला, आप बताएंगे कमेंट में कि क्या है। ठीक है, अगला देखिए, विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है। विचार या तर्क, ठीक है, तो विचार और तर्क कहाँ करते हैं। देखिए स्मृति में नहीं होता है, बौद्ध में नहीं होता है, चिंतन जहाँ रिफ्लेक्शन होता है वहीं बच्चा जो है विचार कर पाता है, तर्क कर पाता है। तो चिंतन यानी रिफ्लेक्शन लेवल में कर पाता है। ठीक है, अगला देखिए, छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है। छात्रों में सामान्यीकरण, ठीक है, सामान्यीकरण की क्षमता का विकास कहाँ से होगा, तो वो होगा बौद्ध में। ठीक है, अगला देखिए, समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है। तो देखिए जो समस्या का समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो कर पाते हैं आपके रिफ्लेक्टिंग लेवल वाले स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग लेवल में होता है, तो वो किस में आएगा, चिंतन में आएगा। ठीक है, समस्या समाधान करेंगे तो समस्या के समाधान करेगा चिंतन लेवल में, चिंतन लेवल में। अगला देखिए, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है। एनालाइज कर पाते हैं वो, संश्लेषण कर पाते हैं और इवैल्यूएशन करवाते हैं, ये उद्देश्य किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो सबसे थर्ड वाला नंबर का जो है मोस्ट, वही कर पाते हैं, तो उनका क्या है, चिंतन है, वो चिंतन लेवल वाले ही कर पाते हैं, चिंतन स्तर वाले ही विश्लेषण कर पाते हैं, संश्लेषण करवाते हैं तथा मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक है, आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम क्या है। चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम क्या है, तो उनका नाम है मॉरिस पी हंट। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए टीचिंग लेवल है, टीचिंग लेवल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 लेवल हैं। पहला है स्मृति, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है चिंतन। ठीक है, और ये स्मृति किसने दिया है, आपको मैंने बताया ये हर्बर्ट ने द्वारा दिया गया है। ठीक है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। चिंतन किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, सॉरी स्मृति किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट ने दिया है स्मृति, बौद्ध दिया है ठीक है, स्मृति हर्बर्ट ने दिया है, बौद्ध दिया है मॉरिसन ने, और चिंतन जो दिया है वो दिया है मॉरिस पी हंट ने, हंट के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की और वीडियो के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।